हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये जो आपकी क्लास रहेगी ये आपके एचसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे ऐड किए हैं। ये आपकी जैसे एनसीईआरटीज होती हैं, लूसेंट की बुक है, साथ साथ मैंने कुछ नोट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसे इसको पहले मैं बता देती हूँ कि इस क्लास में मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ। इस जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा है और जितने पॉइंट मैं इसमें ऐड कर सकती थी सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये 26 पेजेस की पीडीएफ है और ये आपकी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बुक का नाम तो मैं नहीं लूंगी बट आपकी इंपॉर्टेंट जरूर है। ये सारा मैंने पूरा मतलब पूरी मेहनत से इसको बनाया है और ये इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको सारा का सारा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले मैंने सारा वहां पर लिखा था एंड देन मैं जो पॉइंट्स रह गए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि आपके कोई भी पॉइंट इसमें रह ना जाए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके अब एचसीएस के एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ अगर मान लो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बट फोकस रहेगी आपके एचसीएस 2024 के एग्जाम को लेकर। ठीक है, इसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं पॉलिटी भी स्टार्ट करा दूंगी, बट पहले मैं ये क्लास करा कर देखती हूँ। जैसे आपका रिव्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आपकी सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके यहाँ पर वैदिक सभ्यता भी नहीं थी और क्योंकि आपके यहाँ पर शुरुआत वैदिक युग से हुई है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि खत्म हो गई थी। लेकिन बाद में इस पर रिसर्च की गई, बाद में जैसे खुदाई वगैरह के काम किए गए, रेलवे ट्रैक बिछाए गए। तो जैसे जब रेलवे ट्रैक वगैरह बिछा रहे थे तो उस समय अर्थ में जो जैसे जमीन की खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करने के बाद वहां पर कभी कभी कोई सामान निकल जाता था। जैसे लोग घर बनाते तो नीचे से कुछ ईंटें निकल आती, ईंटें उठा उठा कर अपने घर ले जाते। लेकिन तब लोगों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं था कि वो वहां पर अपना माइंड लगा सके कि नीचे से ईंटें एकदम से इतनी सारी ईंटें कैसे निकल रही हैं, ये बर्तन और उनके टाइम के जो भी सामान थे वो अर्थ के नीचे से, धरती के नीचे से कैसे निकल रहे हैं। तब उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहली बार 1826 में मैसन ने, थोड़ा बहुत मैसन के समय में काम हुआ था तो मैसन का इस पर ध्यान गया, लेकिन इसने बहुत ज्यादा इस पर कोई काम नहीं किया। सेकंड टाइम 1853 से 56 के समय में कनिंघम के समय में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो कनिंघम के समय रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। ये 1853 से 56 की बात है जब आपके यहाँ पर ट्रेन की शुरुआत हुई थी, ट्रेन चलाई गई थी। तो यहाँ कनिंघम के समय की बात है, यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। इस जब रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा तो सिंपल सी बात है अर्थ में भी कुछ ना कुछ खुदाई के काम किए जाएंगे। तो जैसे वहां खुदाई के कार्य किए जा रहे थे तो उस समय भी ये देखा गया कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई सभ्यता थी, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रमाण मिले, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हुआ। फिर 1921 से 24 में मार्शल ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया और इसने क्या कहा, मतलब 1921 में सबसे पहली बार मार्शल ने इसकी खुदाई का काम शुरू करा दिया। इसने कहा कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो इसने पूरा रिसर्च किया, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना कराई और उसके बाद वहां पर एक पूरी की पूरी सभ्यता विकसित होकर आई। और इसके बारे में मार्शल ने 1924 में पूर्ण तरीके से कह दिया कि यहाँ पर क्या थी, एक पुरानी सभ्यता थी जो बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। इसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये महारानी, इस समय किसका समय था, महारानी ब्रिटेन का समय आ गया था। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद में आपके इंडिया में महारानी ब्रिटेन का शासन हो गया था और कंपनी का शासन हट गया था। तो इसकी अगर बात की जाए तो किस किस के समय में काम हुए हैं, इसको आप एक ट्रिक के साथ में याद रख सकते हैं, मैस के मार्शल। ठीक है, सबसे पहली बार मैसन ने काम किया,
सेकंड टाइम के से कनिंघम ने काम किया है, थर्ड टाइम मार्शल यानी कि मार्शल ने काम किया है। रेलवे ट्रैक जो है लाहौर से कराची के समय में बिछाया जा रहा था, तो अर्थ से कुछ सामान निकला था। उस समय ब्रंटन बंधु जो थे उन्होंने काम किया था, ब्रंटन बंधुस काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। 1921 में बहुत इस पर फोकस ध्यान आकर्षित किया मार्शल ने, इस पर काम किया। 1924 में इसने पूरे देश को बता दिया कि आपके यहाँ पर एक बहुत पुरानी सभ्यता थी और वो सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस सभ्यता थी, जो कि आज भी जो हम मॉडर्नाइजेशन में आगे आ गए हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस लोग वहां पर रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ये संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है, ये जहां पर ये जो सिविलाइजेशन है ये पाई गई थी, उस शहर का नाम हड़प्पा था। इसीलिए उस शहर के नाम पर ही हम इसे किसके नाम से जानने लगे, हड़प्पा के नाम से जानने लगे, ठीक है। तो कल्चर तो वही होता है जो बहुत सारे एक किसी भौगोलिक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए लोगों के जो जीवन है उसको प्रभावित करे और किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए, ठीक है। तो यहाँ इसे ही हम किसके नाम से जानने लगे, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानने लगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसे सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये हड़प्पा के लोग थे, ये कहीं ना कहीं ये जो सिंधु रिवर है इसके आसपास जो नदियां हैं इनके आसपास रहा करते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये लोग नदी के किनारे ही क्यों रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको सब चीज अवेलेबल हो जाती होगी, इन्हें पानी की कमी नहीं होती होगी। तो इस प्रकार इनकी जो बस्तियां थी वो भी कहाँ पर देखने को मिलती है, किसी न किसी नदी के किनारे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहाँ पर विकसित थे, कहीं ना कहीं जो मतलब किसी न किसी नदी के किनारे रहते थे, और जितने भी साइट्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी रिवर के किनारे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही जो हड़प्पा संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास विकसित थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, रिवर नहीं वैली कहेंगे, वैली सिविलाइजेशन। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अब आप पूछेंगे टीले क्या होता है। टीले का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान, मान लो आप जिस एरिया पर रह रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊंचा स्थान, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, सामान्य से जो ऊंचे हो जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, टीले कह देते हैं। आज भी आप अपने आसपास के कहीं ना कहीं एरियाज में देखते होंगे कुछ ऊंचे से स्थान बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये देखो कितना बड़ा टीला है, तो यही क्या थे, टीले थे। तो हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसका गया सबसे पहली बार, 1826 में चार्ल्स मैसन का गया। अब आप पूछेंगे टीले जो थे ये क्यों बनाए जाते होंगे, तो टीलों को ऊंचा बनाने के पीछे भी इनका कहीं ना कहीं कोई माइंडसेट काम करता था, क्योंकि आपको मैंने बताया है ये लोग कहाँ रहते थे, नदी के आसपास रहा करते थे, नदी के किनारे के आसपास रहा करते थे। तो उस प्लेस को ऊंचा इसलिए बनाया जाता था कि मान लो कभी बाढ़ आ जाए, पानी का बहुत ज्यादा खतरा हो जाए, तो इनको उससे नुकसान ना हो, या फिर बाढ़ आने के साथ साथ इनके जो घर है उसमें बह ना जाए, इनकी लाइफ ना खत्म हो जाए। तो इनके पास इतना दिमाग था कि ये नदी से अपने घर जो है वो ऊंचे लेवल के बनाते थे। इसके बाद 1921 में डीआर साहनी ने, इनके समय में क्या बन गया था, एएसआई बन गया था, और इसके हेड कौन बने थे, मार्शल बने थे। तो 1921 में सबसे पहली बार जो मार्शल थे वो क्या थे, एएसआई के हेड बने हुए थे। लेकिन इनके अंडर कौन काम कर रहा था, डीआर साहनी यानी कि दयाराम साहनी काम कर रहे थे। हेड तो ये बन गए, लेकिन अब यहाँ पर साइड पर भी तो कोई ना कोई काम करेगा, खुदाई का काम भी तो कोई कराएगा। तो यहाँ पर डीआर साहनी के नेतृत्व में 1921 में क्या होता है, जो ये हड़प्पन साइट्स हैं इनकी क्या होती है, खुदाई का काम होता है। इसके बाद ऐसा ही एक प्लेस और देखा जाता है 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, इसे हम आरडी बनर्जी के नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो की भी खुदाई की जाती है। तो सबसे पहले नगर जो देखा गया, इसकी खुदाई की गई 1921 में, वो क्या कौन था, हड़प्पा था। इसके बाद जो सेकंड प्लेस आया 1922 में, एक साल बाद ही इन्हें एक ऐसा प्लेस और देखने को मिला जिसे हमने क्या नाम दिया, मोहनजोदड़ो नाम दिया, ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो उसका नाम था, और इसकी खुदाई का काम आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया। इसके बाद 1853 से 56 के बीच में, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था,
और इस समय में क्या हुआ, हड़प्पा की तरफ ध्यान तो गया लेकिन बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और वो क्यों चाहेंगे, वो उनको क्या लगी पड़ी है कि यहाँ पर देखने की कि यहाँ मिट्टी के नीचे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी कंपनीज का प्रॉफिट देखना था, इसलिए वो रेल लाइन बिछा रहे थे ताकि अपने सामान का आयात और निर्यात बहुत आसानी से कर सके। तो 1853 से 56 के बीच में रेल लाइन का काम हो रहा था, लेकिन हड़प्पा की तरफ इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो गया था लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। इसके बाद 1921 में आपके जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल ने क्या किया, इस पर काम कराया और 1924 में पूरे के पूरे आपका जो भी पूरा देश था उसको किसके बारे में बता दिया, इस सभ्यता के बारे में बताया और इसका नाम क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये किसके पास में था, इंडस रिवर के पास में था। एएसआई के हेड की बात कर लेते हैं। तो एएसआई जो है, वैसे तो आज इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और आज हम इसे धरोहर भवन के नाम से भी जानते हैं। जब ये बनाया गया था तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। 1947 के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि 1921 में इसकी खुदाई का काम होता है। 1924 में जो मार्शल है वो इसे किसका नाम दे देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे देते हैं। लेकिन जैसे ही देश आजाद हो जाता है 1947 में, तब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, तब से हम इसे किसके नाम से जानने लगते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि 1921 से 47 के बीच में टोटल 40 साइट्स खोज ली गई थी। तो पहले तो एक भी साइट नहीं थी, आपने देखा होगा, दो तो लगातार एक एक साल के बाद ही खोज ली गई। हड़प्पा के तुरंत बाद मोहनजोदड़ो खोज लिया गया। तो 1921 से 47 के बीच में टोटल 40 साइट्स खोजी गई हैं। और ये जो टाइम पीरियड्स वगैरह पता किया जाता है तो आपको पता है ये रेडियो कार्बन पत्ती के द्वारा पता किया जाता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2350 से 1750 का टाइम पीरियड हम इसका पढ़ते हैं, जहां पर विकसित हड़प्पा थी। एनसीईआरटी में इसका 2600 से 1900 ईसा पूर्व लिखा है। तो अलग अलग टाइम पीरियड लिखे हैं क्योंकि हड़प्पा के 3 पार्ट्स थे, एक अल्प विकसित हड़प्पा थी, फिर पूर्ण विकसित थी, फिर यहाँ पर बाद में जो हड़प्पा का पतन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। जिसे परवर्ती हड़प्पा, आरंभिक जो हड़प्पा है उसे परवर्ती हड़प्पा के नाम से भी जानते थे हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग पाए गए। जैसे इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, भूमध्य सागरीय थे, मंगोलियाड थे और एल्पाइन थे। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग रहते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियाड और एल्पाइन। इनमें से सर्वाधिक जो पाए गए हैं वो भूमध्य सागरीय थे, यानी कि जो मेडिटेरियन सी के आसपास रहते थे उनकी संख्या इसमें ज्यादा पाई गई है। वहां की जो स्पीसीज के लोग थे वो इसमें ज्यादा पाए गए हैं। अब अगर हम टोटल साइट्स की बात करते हैं कि कहां पर कौन सी साइट ज्यादा पाई गई, तो टोटल साइट्स की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में 2 साइट्स पाई गई थी, ओनली 2 साइट है अफगानिस्तान में, उनके बारे में भी मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 475 साइट्स पाई गई। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 925 साइट्स पाई गई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भारत में कौन सी साइट कहां पर है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में ये साइट्स कहां कहां पर है, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सारी तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मतलब कहां से कहां तक ये साइट्स फैली हुई हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इधर की बात करें, ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा। यूपी का आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे है। ऐसे आपसे डायरेक्शंस में भी पूछा जा सकता है कि ये नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट में कहां तक है, नॉर्थ से साउथ में कहां तक है। तो अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में ये आपके सुरकोटदा, बलूचिस्तान में सुरकोटदा है, वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुरकोटदा और यहाँ क्या है आपका आलमगीरपुर है। ऊपर ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दैमाबाद तक फैला हुआ है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे है। 1 सेकेंड, जैसे अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मांडा नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर में मांडा प्लेस है जो चेनाब नदी के किनारे है। वैसे ही महाराष्ट्र में दैमाबाद है जो परवरा नदी के किनारे है और यूपी में आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। अगर इधर सुरकोटदा की बात करेंगे तो ये दाश्क नदी के किनारे पड़ता है। अब अगर आपसे इसकी शेप पूछी जाती है तो आपको ऐसा टिक करना होगा। इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर आकर इस तरीके से ये खत्म हो जाता है।
ये आप देखेंगे यहाँ ऊपर मैंने जम्मू कश्मीर लिखा है, नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ यूपी है और यहाँ पर बलूचिस्तान है। अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं, तो ये लेंथ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे ऐसे 4 ऑप्शंस बनाकर पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि यहाँ पर अगर ये ईस्ट से वेस्ट में फैला था तो कितने किलोमीटर लंबा था, अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक फैला है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूपी से बलूचिस्तान की, तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और यहाँ पर अगर हम ये जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बलूचिस्तान से ये महाराष्ट्र तक यहाँ पानी के एरिया से टच होता था, तो ये 1300 किलोमीटर के एरिया तक टच हो रहा था। तो यहाँ से आपके कितने सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी जो है वो तैयार हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एचसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो कुछ ल्यूसेंट बेस्ड रहते हैं। आपको ल्यूसेंट की बुक भी जरूर पढ़ लेनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें मैंने सारा कुछ इंक्लूड करके ही लिखा है, वैसे ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपका किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो रहना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको इजी लेवल पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपको थोड़ा टफ लेवल पढ़ाती जाऊंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके उत्खनन कार्य की और स्थलों की, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसका उत्खनन कार्य कब हुआ और कौन सा स्थल जो है कौन सी नदी के किनारे था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले एबीसीडी में डी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आर लास्ट में आता है, डी के बाद आता है आर। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बाद नहीं, बट वैसे एबीसीडी में बाद में आता है। तो सबसे पहले किसने खुदाई का काम कराया, डी ने कराया, तो डी आर सहानी। सबसे पहले हड़प्पन साइट्स की क्या होगी, खुदाई होती है। अब सभी को पता है सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, 1921 में इसकी खुदाई का काम होता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे थी, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो ये आरडी बनर्जी जो है इसके उत्खनन करता थे और 1922 में इसका खुदाई काम होता है, सिंधु नदी के किनारे थी ये। अगर रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य कराया, 1953 में इसका काम होता है और कौन सी नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। लोथल की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है लोथल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे फेमस ये बंदरगाह भी कही जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि लोथल से व्यापार कार्य होते थे। तो लोथल की खोज जो है वो रंगनाथ राव ने उत्खनन कार्य कराया, 1955 इसका वर्ष था और भोगवा नदी गुजरात में। कालीबंगा की बात कर लेते हैं तो कालीबंगा ब्रिजवासी ने 1953 में घग्गर नदी के किनारे, ये भी कालीबंगा कहाँ की साइट है, ये गुजरात की साइट, ये कालीबंगा जो साइट है आपके। ठीक है, तो कालीबंगा जो प्लेस है ना, ये आपका आरजे लिखना था मैंने, राजस्थान का प्लेस है। रंगपुर की बात कर लेते तो रैसे रंगपुर है, रैसे रंगनाथ राव है और ये सुख भादर नदी के किनारे है। तो इसकी नदी इंपॉर्टेंट है रंगपुर की, कौन सी नदी के किनारे था, सुख भादर नदी। चनहुदड़ो की बात करते हैं तो मजूमदार जी ने इसकी खुदाई का काम कराया। अब ये कहाँ है, ये प्लेस पाकिस्तान में है। अगर हम सुत्का गैंडोर की बात करते हैं तो 1927 में दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान का ये प्लेस है, इसका नाम है सुत्का गैंडोर। बनावली आपके हरियाणा में है, आर.एस. बिस्ट ने इसका खुदाई काम कराया 1973 में। सरस्वती नदी कह सकते हैं या घग्गर नदी के किनारे ये विकसित सभ्यता है। आलमगीरपुर मैंने बताया था हिंडन नदी के किनारे यूपी में है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे इसकी क्या की है, उत्खनन करता है ये इसके। सुरकोटदा अगर पूछा जाता है तो ये इंडिया में है, जगपति जोशी जी ने इसका पता लगाया था। अगर सुत्का गैंडोर आ जाता है तो सुत्का गैंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहां हमने क्या पढ़ा था, सुत्का गैंडोर पढ़ा, यहाँ पर सुरकोटदा नहीं सुत्का गैंडोर आएगा। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान का प्लेस है, सुरकोटदा नहीं है, ये सुत्का गैंडोर है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले मैंने हड़प्पा बताया है, हड़प्पा की खुदाई डी वाले ने कराई है, डी.आर. सहानी है, और ईयर कौन सा है, 1921 है, नदी रावी है। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, 1 साल बाद ही खुदाई हो जाती है, लेकिन इसका नेम एक्सचेंज हो जाता है, आर.डी. बनर्जी हो जाता है, 1922 सिंधु नदी। रोपड़ की बात करते हैं यज्ञदत्त शर्मा, इसका ईयर चाहे याद मत रखना, सतलुज नदी। लोथल की खोज रंगनाथ राव, रंगपुर की भी रंगनाथ राव। ठीक है, जो रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे। लोथल की बात करते हैं तो रंगनाथ राव भोगवा नदी के किनारे, इसकी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो कालीबंगा राजस्थान का प्लेस है, राजस्थान की साइट है, रंगपुर रंगनाथ राव, और इसकी नदी इंपॉर्टेंट है सुख भादर नदी। लोथल का भी क्या था, ये लोथल का भी मैंने आपको पढ़ाया था, लोथल का भी हमने पढ़ा है,
रंगनाथ राव है लोथल के भी, और इनकी जो नदी है वो भोगवा नदी है। अगर रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर की नदी सुखभादर नदी है। चनहूदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। अब इसका अगर ईयर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सुत्का गेंडोर जो है 1927 दाश नदी बलूचिस्तान में, ठीक है। बनावली आरएस बिस्ट 1973 घग्गर नदी या सरस्वती नदी हम कह सकते हैं। आलमगीरपुर ईस्ट वाला एरिया है यज्ञदत्त शर्मा और हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। सुरकोटदा इंडिया में है, लेकिन अगर सुत्का गेंडोर की बात की जाए तो सुत्का गेंडोर आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो यहां तक का तो मैंने अभी आपको करा दिया है, लेकिन बाकी जो टॉपिक है सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है, कौन सी साइड की क्या विशेषता है, किसकी डबल बाउंड्री है, किसकी सिंगल बाउंड्री है, कौन से प्लेस से क्या मिला था, तो ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने सारी ऐसे बाउंड्रीज बना बना के सबको लिखा है ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखो, अगर हम इसकी एक इमेज बनाकर पढ़ लेते हैं, ऐसे इमेज बनाकर हम इसे याद रख लेते हैं, जैसे ये हड़प्पा की बात हो रही है, इसके बाद मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ सारे टीले बनाए मैंने, यहाँ पर ये स्नानाघर की बात हो रही है। तो जब हम इसको इमेज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो आसानी से हमें याद होने लगता है। तो ये सारा मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी। इसके बाद जो नोट्स मैंने कहीं स्टैंडर्ड नोट्स फॉलो किए हैं, वो जो अपनी कॉपी में लिखे हैं, वो भी मैं आपको फॉलो कराने वाली हूँ, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो हम इजी, पहले मैं आपको सारा इजी पढ़ाऊंगी, जो एनसीईआरटी और ल्यूसेंट का मिक्सचर है, उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड नोट से पढ़ाने वाली हूँ। स्टैंडर्ड नोट्स इसी में ऐड किया, लास्ट में ऐड है, वो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, आपको एक क्लास रेगुलर देखनी पड़ेगी। जितने ज्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे, मैं उतनी क्लास बनाऊंगी, ठीक है। अदरवाइज मानो अगर आप देखेंगे ही नहीं तो इस क्लास को बनाने का कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला है। अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तभी मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।